नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पिछले 6 दिन से चल रहा गतिरोध हुआ समाप्त। विपक्ष के नेता सहित 5 कांग्रेसी सदस्यों का निलंबन हुआ रद्द। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विवाद जितना भी बड़ा हो, संवाद से होता है समाधान। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों से करवाया अवगत। छात्र संगठन एसएफआई ने महाविद्यालयों में पीटीए फंड के नाम पर छात्रों से की जा रही वसूली के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष के सदस्यों की बैठक में गतिरोध समाप्त करने पर सहमति बनी। उसके बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव लाया व निलंबित विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विनय कुमार, सुंदर सिंह, हर्षवर्धन चौहान व सतपाल रायजादा का निलंबन वापस ले लिया। भारद्वाज ने कहा कि इस गतिरोध को समाप्त करने का श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। अपने संबोधन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 26 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई थी, जिसके कारण विपक्ष के 5 विधायक विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित किए गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष व विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए कई वरिष्ठ सदस्यों व नेताओं की मध्यस्थता के बाद इस सारे मसले का समाधान निकाला गया है। विपक्षी विधायकों के साथ बैठक के बाद प्रदेश की प्रगति और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके, इसलिए विपक्ष के 5 विधायकों के निलंबन को वापस लेने का फैसला लिया गया है। कुछ बातें जो है वो आपस में इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक हैं, उसके आधार पर सदन में हमने इन 5 सदस्यों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया, जो माननीय सदन में जो है वो पारित हुआ है। और सदन में आपने सभी वरिष्ठ सदस्यों श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, धन्यराम शांडिल जी, श्रीमती आशा कुमारी जी और श्री रामलाल ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हैं वो इंटरवेंशंस भी जो हैं उसमें आपने सुने हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधिवत पक्ष विपक्ष सभी उपस्थित रह करके प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की विकास और आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड जो कुछ भी जो है वो आवश्यक है प्रदेश की जनता के हित में, उन सभी प्रश्नों पर जो है वो वहाँ पर बातचीत करेंगे, वाद विवाद करेंगे। अभी बजट प्रस्तुत होना है कल, उसके बाद उस पर डिस्कशन होनी है। विपक्ष की तरफ से आशा कुमारी ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदस्यों के निलंबन को वापस लेने पर सहमति बनी है। आगे से सदन के अंदर बेहतर माहौल बने, इसके लिए दोनों पक्ष भाषा पर संयम रखें। इसमें कांग्रेस की तरफ से धनीराम शांडिल व सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गतिरोध खत्म करने को लेकर धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 26 फरवरी को जो हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान मीडिया ने सत्ता पक्ष व विपक्ष की बात जनता तक पहुंचाई, लेकिन वजह आमने सामने चर्चा में आता है। विवाद कितना भी बड़ा हो, समाधान संवाद से ही होता है। विपक्ष का स्वागत है, सबको मिलकर अपने दायित्व को निभाना है। इसी के साथ विपक्ष के 5 सदस्यों का निलंबन सर्वसम्मति से वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, इसके लिए गतिरोध टूटना जरूरी था। अच्छी चर्चा हो सदन के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए सार्थक चर्चा में सब सत्ता पक्ष और विपक्ष भाग ले, उस दृष्टि से एक पहल आज हुई
2-3 दिनों से लगी हुई थी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज सब लोग आकर के स्पीकर साहब के यहाँ पर आए और हमारे वरिष्ठ नेताओं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, महेंद्र सिंह जी और लोग भी साथ में थे, और उधर से कांग्रेस की ओर से रामलाल जी, आशा कुमारी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जगत सिंह नेगी जी, ये सब प्रमुख लोग थे, धनीराम शांडिल जी थे। तो उन्होंने कहा कि आओ ख़त्म करें इस बात को। वैसे भी हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कुछ नहीं था और ना होता है ना होगा। हमारी ओर से सिर्फ बात एक ही थी जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन जब आज उन्होंने अपने तरफ से अध्यक्ष महोदय के समक्ष में उनके चैम्बर में बात कही कि ख़त्म करते हैं, चर्चा किए भी नहीं ख़त्म करते, तो हमने कहा ठीक है। और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित होने के बाद अब व्यवस्थित ढंग से जिस तरह से नियमित हमारी कार्यवाही सदन की चलती है, उम्मीद करता हूँ उस तरह से चलेगी। आखिरकार छठे दिन विपक्ष के नेता सहित 5 सदस्य सदन के अंदर गए व दोपहर बाद कार्रवाई में भाग लिया। सदन में जाने से पहले मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष व विपक्ष के सहयोग से चलता है। लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ये जरूरी था। इसमें विपक्ष के सदस्यों ने अहम भूमिका अदा की है। सभी का धन्यवाद है। विपक्ष सदन के अंदर प्रदेश हित के मुद्दों को उठाता रहेगा, जहां जरूरी होगा विरोध भी किया जाएगा। सदन की ताकत तो पक्ष और विपक्ष है। अगर सरकार कहे कि हमने अकेले चला लेना तो संभव नहीं है। जो विपक्ष है वो तो आत्मा है हाउस की, अगर आप उसको निकाल देंगे तो आप कैसे इस हाउस चलाओगे, और एक तरफा बात करते रहोगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमने पहले कह दिया था, जब भी हाउस चलता है बहुत मामले होते हैं, और लेकिन हमारा ये मानना था कि आपने स्थगित विधानसभा में हमारा निलंबन किया है, अंदर कोई ऐसा घटित नहीं हुआ था जो आप हमें बाहर निकालें। इसलिए अब गुडविल जेस्चर जो है दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ हमने आज जो कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट कर दिया था मॉर्निंग में कि हम जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। कल बजट पेश होना है, अगर सबको बुलाएंगे अदब से, इज़्ज़त से, सम्मान से, तब जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि कोई डिवाइडेड हाउस है, हम डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सारा विधायक दल एकजुट है, जो बाहर रहे और जो अंदर रहे, सब ने जो है एकजुटता का इस दौरान परिचय दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों का भी आभारी हूं कि उन्होंने जो है विधायक दल के उच्चतम परंपराओं का जो है निर्वहन करते हुए सब साथ चले हैं। और सेकेंडली हमने ये कहा था, विधानसभा जो है शर्तों से नहीं चलती। अगर आप कहें कि जैसे लगातार आ रहा था ये माफ़ी मांगो, फला मांगो, हमने कल भी कहा था कि ऐसा संभव ना हुआ है, कभी ना होगा। तो इसलिए इससे हटके जिस ढंग से निलंबन बहाल होते रहे हैं, आप उसी तौर तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आप बहाल करें। हमारा डेलीगेशन की आज जो बात हुई मुख्यमंत्री से और स्पीकर से, संसदीय कार्य मंत्री से और श्री महेंद्र सिंह जी से, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा, और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। तो उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं, अब वो उठेंगे। गतिरोध खत्म होने के बाद अब 6 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में विपक्ष मौजूद रहेगा। गतिरोध को खत्म करने के लिए कॉमरेड राकेश सिंघा ने अहम भूमिका अदा की व विधानसभा अध्यक्ष के दखल के बाद गतिरोध समाप्त हो गया। 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने राज्यपाल का रास्ता रोककर हंगामा किया था। उसके बाद विपक्ष के 5 सदस्यों का निलंबन करने के साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। निलंबन तो आज वापस हो गया है, अब FIR के वापस होने की उम्मीद है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी से भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए संवेदनशील है और उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को सराहा।
छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की फीस प्रवेश प्रक्रिया व पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए कानून बनाने, रेगुलेशन कमीशन गठित करने, ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्जेस सहित सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाने व कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला व उन्हें मांग पत्र सौंपकर निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए ठोस कानून व रेगुलेशन कमीशन गठित करने की मांग की। स्कूलों के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाना होगा। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, ये भारी फीसें नहीं चलेगी, ये एनुअल चार्जेस नहीं चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को बाहर करने की नीति नहीं चलेगी। एग्जाम में बैठे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और छात्र अभिभावक मंच ने विधानसभा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन जो निजी स्कूल हैं उनके द्वारा जो मनमानी फीस वसूली जा रही है उसको लेकर किया जा रहा है। आइए पूछते हैं इस मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा जी से, क्यों ये धरना हो रहा है और क्या मांग की जा रही है। आपको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से निजी स्कूलों के संचालन के लिए एक कानून और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करने की हम बात कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर 3415 निजी स्कूल अभी काम कर रहे हैं। इनमें 6.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, 10 लाख से ज़्यादा उनके अभिभावक हैं, यानी 17 लाख विद्यार्थियों और अभिभावकों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। निजी स्कूलों के अंदर जिस तरीके की लूट हो रही है, हज़ारों रुपए वसूले जा रहे हैं फीस के रूप में। ट्यूशन फीस के अलावा तरह तरह के चार्जेज, एनुअल चार्जेज, कोई मिसलेनियस चार्जेज, कोई कंप्यूटर चार्जेज, स्मार्ट क्लासरूम, अनेकों नाम उस चीज़ को दे दिए गए हैं। तो तरह तरह की चार्जेस वसूले जा रहे हैं। उसके अलावा भी जो ड्रेस के नाम पर ठगी हो रही है, किताबों के नाम पर ठगी हो रही है और जो एनुअल फंक्शंस के नाम पर ठगी हो रही है, ये खुले रूप में चल रहा है। कोरोना में भी हमने देखा कि कोई राहत जो है सरकार की ओर से, निजी स्कूलों की ओर से अभिभावकों को नहीं मिली। ट्यूशन फीस वसूलने की बात हुई थी लेकिन पूरी फीस वसूली गई। जिन्होंने फीसें नहीं दी पूरी चार्जेस को मिलाकर, उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया गया, उनको जो है एग्जाम से वंचित कर दिया गया, मानसिक प्रताड़ना की गई। इस बात को लेकर जो है पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई चल रही है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको लेकर एक रेगुलेटरी कमीशन 2010 में बन गया था और जिसके कारण आजकल आप देख रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस पे कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसा एक रेगुलेटरी कमीशन, ऐसा एक कानून यहाँ पर बन जाए, 1997 के कानून है लेकिन उस वेद आती है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो जो निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कमेटियों का गठन कर रही है, डीसी को भी इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार के क्या जो प्रयास हैं वो नाकाफी हैं? क्या मानना है आपका? नाकाफी नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाहूँगा। वो कुछ नहीं है, वो आई वॉश है। आपको मालूम है सरकार बोलती है पीटीए के गठन हो चुके हैं स्कूलों के अंदर, कोई पीटीए का गठन नहीं है 99% स्कूलों के अंदर। सरकार बोलती है हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई है डीसी की अध्यक्षता में। शिमला के अंदर, मंडी के अंदर, सोलन के अंदर, कांगड़ा के अंदर हजारों अभिभावक डीसी के पास पहुंचे न्याय मांगने के लिए कि प्राइवेट स्कूल जो तंग कर रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। वो इस बात से साफ हो जाता है कि जब सरकार को निजी स्कूल नहीं मानते तो डीसी को कौन मानेगा। इसलिए ये डीसी का मसला नहीं है, एसडीएम का मसला नहीं है, ये डिप्टी डायरेक्टर का मसला नहीं है एजुकेशन के, ये मसला सरकार के लेवल पर है। कानून बनना बहुत ज़रूरी है। जो 1997 का कानून है वो सफ़ेद हाथी है, उसमें कुछ नहीं है, ना फीस को संचालित करने के लिए, ना पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए, ना प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए। इसलिए एक नए कानून का आना जरूरी है और रेगुलेटरी कमीशन का स्थापित होना जरूरी है ताकि अभिभावकों को न्याय मिले और निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और भारी फीसों पर रोक लगे। तो क्या आज मुख्यमंत्री से या किसी शिक्षा मंत्री से मिलने का कोई विचार है या आपकी कोई कमेटी जाएगी? निश्चित तौर से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने वाले हैं, उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं और इस संदर्भ में पूरा एक हमने जो पिछले 2 साल से मुहिम चलाई है, जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो पेरेंट्स के जो भी ग्रीवेंसीज हैं, पेरेंट्स की जो भी इश्यूज हैं, उनको लेकर जो अभी मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलकर जो उनको ज्ञापन सौंपेंगे। अगर मांगे फिर भी नहीं मानी जाती है तो मंच का आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस तरह से अपने आंदोलन को क्या उग्र करेंगे? किस तरीके से अपनी आवाज़ को सरकार के समक्ष उठाएंगे? निश्चित तौर से उग्र करेंगे आंदोलन को। चारा भी कुछ नहीं है पेरेंट्स के पास। जब सरकार ने मुंह मोड़ दिया है, जब शिक्षा विभाग ने मुंह मोड़ दिया है, जब प्रशासन ने मुंह मोड़ दिया तो क्या करेंगे अभिभावक? अभिभावक लड़ेंगे। अभिभावक पिछले 2 साल से भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। इस आंदोलन को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पूरे जहाँ जैसा शिक्षा अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा, वहाँ ले जाएंगे। अभिभावकों को लामबंद करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा जी, जिनका कहना है कि ये जो आंदोलन है ये यहीं पर नहीं रुकेगा। अगर सरकार ने अब भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो ब्लॉक स्तर पर इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। कल्याण प्रिम्पा के साथ गजेंद्र शर्मा, विधानसभा।
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के टीकाकरण प्रक्रिया के संदर्भ में बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से गहनता से विचार विमर्श कर उनसे सीधा संवाद स्थापित किया और उनके सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने महामारी की रोकथाम के लिए विशेषकर फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, अर्धसैनिक बल, राजस्व कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान करने पर बल दिया ताकि असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण के संदर्भ में उचित प्रचार प्रसार एवं जनसंचार के महत्व पर बल दिया ताकि जिला एवं खंड स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा सके और पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कोविड नियमों की अनुपालना और सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करवाएं और जिला प्रशासन का इस मुहिम में सहयोग करें। प्रदेश सरकार 6 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश के हर वर्ग की नजर सरकार के बजट पर टिकी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ बेहतर योजनाएं अपने इस बजट में लेकर आएंगी। इसी तरह से प्रदेश के युवा वर्ग भी सरकार के इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्हें सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार हो गई है। ऐसे में सरकार अपने बजट में युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए कुछ योजनाएं लाए। प्रदेश सरकार द्वारा 6 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट पर युवाओं का कहना है कि सरकार के इस बजट से उन्हें काफी उम्मीद है। उनका कहना है कि प्रदेश में पढ़े लिखे युवा आज घर पर बेरोजगार बैठने के लिए मजबूर हैं। वहीं कोविड की वजह से भी बहुत से युवा जो बाहरी राज्यों में नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे में सरकार अगर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं दे सकती तो निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार की इन्वेस्टर मीट का भी धरातल पर कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। सरकार को चाहिए कि वह युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दे। वहीं युवाओं ने यह भी कहा कि सरकार को शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। बहुत से उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन पाए हैं, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ ध्यान दे और सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कैरियर ओरिएंटेड कोर्स स्कूल और कॉलेजों में शुरू करें। युवाओं का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं भी बजट में की जानी चाहिए, जिससे कि युवाओं को प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिल सके। सरकार को चाहिए कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के साथ ही इस तरह की योजनाएं लेकर आएं जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सके। जो इस बार जो बजट निकाल दी उसमें सबसे पहले हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो फैल गई है, तकरीबन तीसरे नंबर पे आया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो चाहते हैं कि जो रोज़गार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और यहाँ के हिमाचल के जो युवा साथी है वो जॉब के लिए दर बदर भटक रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि कहीं क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों किसी भी सेक्टर में अच्छी जो जॉब हो मिले। बजट बाय एंड लार्ज यूथ ओरिएंटेड हो, है ना। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो ऐसा हुआ कि कोविड में जब सबसे ज़्यादा जो इश्यू हुए यूथ को झेलने पड़े, बी इट एग्ज़ाम्स हो, है ना, कोई भी हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वाइड में माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कोई पुणे में महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है, यहाँ आए हैं तो दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड। तो सबसे ज़्यादा इस बार जो एम्फेसिस हो दैट शुड बी ऑन यूथ साइड। हाँ, जैसे कि अभी इन्वेस्टर मीट हुई धर्मशाला में, तो इस पे एक एम्फेसिस दिया जा सकता कि आप प्राइवेट सेक्टर को इतना वो करें कि जो यहाँ की जो यूथ है, मैक्सिमम यूथ जो है वो उस सेक्टर में भी जाए, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक रोज़गार का जो साधन हो सबके पास हो। इस बजट में ये एक्सपेक्टेशन भी है कि एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया जाए, थोड़ा मतलब एक इनोवेटिव तरीके से इस पर काम किया जाए, ताकि एजुकेशन जो कि डोर स्टेप तक अवेलेबल हो और हर एक्सेसिबिलिटी हो इसकी। टूरिज़्म देखा जाए तो सरकार अपनी तरफ से कई स्कीम्स भी हैं, है ना, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन, नई राहें, नई मंजिलें, है ना, मतलब जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, बाय द वे एडवेंचरस टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, है ना, शिवधाम हो गया, तो इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। बट अब ये साथ साथ में अभी कोविड पूरा गया नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कब रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो फिर वो रिपीट हो जाए साइकिल वेव। तो टूरिज़्म पे ध्यान दे सकते हैं और युवा को खासकर, तो इस चीज़ को और इनकरेज करनी चाहिए सरकार को। बजट में प्रोविजंस आने चाहिए। आप
इस चीज़ के लिए मैं राजधानी के सर्कुलर रोड स्थित नगर निगम की मेट्रोपोल पार्किंग में टॉप फ्लोर में अब राम बाजार की दुकानें सजेगी। 90 वाहनों की क्षमता वाली इस पार्किंग से गाड़ियां हटा दी गई हैं। यहां अस्थायी दुकानें बनने के लिए लोहे का ढांचा तैयार किया जा रहा है। पार्किंग के टॉप फ्लोर में बन रही दुकानों में राम बाजार के करीब 35 कारोबारी शिफ्ट किए जाएंगे। नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राम बाजार का कायाकल्प किया जा रहा है। राम बाजार में नगर निगम की पुरानी दुकानों की जगह प्रीफैब तकनीक से नई दुकानें बनाई जा रही हैं। कारोबारियों को नई दुकानें बनाने तक मेट्रोपोल पार्किंग में बन रही अस्थायी दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। टेम्परेरी शेड बना रहे हैं। इसमें जो राम बाजार के जितने भी जो वेंडर्स हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट करना है। जिनकी दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, जो एमसी की दुकानें हैं, उनको वहाँ शिफ्ट करना है और उतने दौरान में, थोड़े समय के लिए, और उतने दौरान में उनकी यहाँ की जो पुरानी दुकानें राम बाजार की, उनका रीमॉडलिंग करनी है फेज्ड मैनर में। जैसे अभी 20-22 का काम चला है, 35 शेड वहाँ बनेंगे, तो हम 35 दुकानदारों को एक समय में वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और 35 दुकानें यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो फ्लोर फिर पार्किंग के लिए खोल दिया जाएगा। राजधानी शिमला में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण ठाकुर ने सभी शहरवासियों से कोविड नियमों की अनुपालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भले ही कोविड वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने व हाथों को बार बार सैनिटाइज करने का आग्रह किया। टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीरें ऐतिहासिक रिज मैदान की हैं, जहां बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों व कुछ स्थानीय लोगों को आप बिना मास्क पहने व सामाजिक दूरी के नियम की अवहेलना करते साफ देख सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर नहीं लगता कि इन्हें कोरोना का कोई खौफ होगा। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन बार बार सभी से आग्रह कर रहा है कि भले ही कोविड वैक्सीन आ चुकी हो, लेकिन फिर भी एहतियात और सावधानी बरतनी आवश्यक है। और अब जिस तरह से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वह कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। एएसपी शिमला प्रवीण ठाकुर ने बाहर से आने वाले पर्यटकों व जिलावासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस को हल्के में न ले और प्रशासन द्वारा जारी नियमों का बखूबी पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में और अधिक सजग रहने व सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे आपको पता है कि जब से कोविड कोरोना फैला है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, तो तब से काफ़ी सख्ती हमने चलान फेस मास्क पे की है और काफ़ी चलान हमने किए हैं और लगभग 5000 से ऊपर चलान है। 37 लाख के आसपास रुपया फाइन के रूप में हमने रियलाइज़ किया है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा लो कैजुअल हो गए और नेचुरली पुलिस को इसके अलावा और भी ड्यूटीज़ रहती हैं जिसमें पुलिस एंगेज रहती है, तो धीरे धीरे एक कैजुअलनेस लोगों के बीच में देखने को मिली। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब दोबारा से कुछ एक स्टेट्स में केसेस बढ़े हैं और कोविड का एक नया स्ट्रेन भी आया है, तो इसलिए आपके माध्यम से मेरा लोगों से यही आग्रह है, चाहे लोकल लोग हैं चाहे पुलिस अपने टूरिस्ट हैं, कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और जो भी गाइडलाइंस है सरकार की कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि पीरियड ओवर हो गया है और पॉजिटिव चीज़ इसमें है कि वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा यही आग्रह है कि एक तो मास्क लगाएं। जहाँ तक आपने माल और रिच की बात की, तो उसमें वही है कि जैसे मैंने बताया कि टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल लोग भी घूम रहे हैं, तो लगा लेते हैं, पुलिस को देख के लगा रहे हैं और उसके बाद वो उसको उतार देते हैं या यूज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पुलिस दिखती है वहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है और हेल्थ भी आपकी है, जान भी आपकी है। तो इसमें ये नहीं कि पुलिस को देख के लगा लिया फिर उतार लिया, क्योंकि आप खुद को तो खतरा कर ही रहे हो, लेकिन बाई चांस आप इन्फेक्टेड हैं तो आप औरों को भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि जो मास्क हैं वो प्रॉपर्ली लगाएं। जी। राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर छात्र संगठन एसएफआई द्वारा महाविद्यालयों में पीटीए फंड के नाम पर छात्रों से की जा रही वसूली के खिलाफ प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए गए। इसी के चलते राजधानी शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएफआई का कहना है कि गत 1 वर्ष में छात्रों से पीटीए फंड के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के पास इस राशि के व्यय का कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी भर्तियों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा होने के आरोप लगाए।
हम मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पीटीए फंड के नाम पर लूट हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। हर एक कॉलेज के अंदर हम देख रहे हैं, पिछले कल एक आरटीआई के माध्यम से 6 कॉलेजों का आंकड़ा हमारे पास आया है जहां पर 600 के करीब जो है हर छात्र से पीटीए फीस ली जा रही है। अगर हम पूरी हिमाचल प्रदेश की बात करें, 138 कॉलेज है सरकारी कॉलेज, जहां पर 2,14,000 के करीब छात्र पढ़ते हैं और अगर एवरेज 400 रुपये पीटीए फंड हर स्टूडेंट से लिया जा रहा है तो कुल मिलाकर 9.5 करोड़ के करीब जो है छात्रों से पीटीए के नाम पर एक साल में फीस इकट्ठी होती है। पिछले एक साल के अंदर कोई क्लासेज नहीं हुई है, पूरा हिमाचल जानता है, लेकिन उसके बावजूद ये 9.5 करोड़ रुपए सरकार ने कहाँ खर्च किया इसकी कोई जानकारी ना तो प्रशासन देने को तैयार है ना सरकार देने को तैयार है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लासेज नहीं हुई, कॉलेजेस के अंदर टीचरों की जो पोस्ट वेकेंट है उसकी भर्तियां नहीं हो रही है, नॉन टीचिंग की भर्तियां नहीं हो रही है, हजारों समस्याएं जो कॉलेजों के अंदर आज है, लेकिन सरकार जो वहां पर बजट शिक्षा के लिए आना चाहिए था वो बजट देने को तैयार नहीं है। इसी के चलते हम देखते हैं कि कॉलेजों के अंदर जो छात्रों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, पिछले 3 सालों से वो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो अब हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले कल हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश का बजट रखने जा रही है, उस बजट के अंदर शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करते हैं सरकारी शिक्षण संस्थानों के अंदर, वो जो क्वालिटी एजुकेशन के अंदर को सुधार हो सके। दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है धर्मशाला के अंदर, जहां पर पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं लगातार वहां पर जो प्रोफेसर की भर्तियां हो रही है उसके अंदर धांधलियां पाई गई है। और जब इसके अंदर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है रजिस्ट्रार के पास जाती है तो उसके अंदर जो है वहाँ पर भाजपा और आरएसएस के लोगों को जो है अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर के रूप में भर्ती किया गया है, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जो पीएचडी नहीं है, नेट नहीं है, वो विश्वविद्यालय के अंदर आज प्रोफेसर बना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। क्यों बना है? क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ा है, भाजपा आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है, शाखा लगाता है, इसलिए आज वो जो है वहाँ पर धांधलियों के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से उस विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर बन रहा है, एचपीटीयू के अंदर बन रहा है। और इसके अंदर एसएफआई जो है अभी आने वाले समय के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो करप्शन चला है, धांधलियों के नाम पर, नियुक्तियों के नाम पर जो वहाँ पर करप्शन चला है, इसको उजागर करेगी और इसकी जो है जांच एजेंसी के माध्यम से करवाने के लिए जो है संघर्ष करेगी। तो ये हमारी आज मांगे थी और अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों के अंदर एसएफआई जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम छात्र समुदाय को इकट्ठा करते हुए इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। शिमला जिला के रामपुर में भाजपा मंडल द्वारा कार्यकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हिमाचल प्रदेश हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन संजीव कटवाल व प्रदेश भाजपा सचिव बिहारी लाल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के टिप्स दिए। प्रशिक्षण में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। शिमला जिला के रामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा विचारधारा के पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रामपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित इस शिविर में संगठन के कई नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन संजीव कटवाल ने संगठन को मजबूत करने व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के टिप्स दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसाय से जुड़े लोगों की भी समस्याएं सुनी और उन्हें सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण की भी जानकारी दी। शिविर के दौरान प्रदेश भाजपा सचिव बिहारी लाल ने सभी को पार्टी के सिद्धांतों व पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सभी को सजग रहना होगा ताकि देश का समग्र विकास हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि देश के दूरदराज क्षेत्र में बसे हर एक परिवार तक सरकार की सेवाएं पहुंचे। मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज यहाँ संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वैचारिक हमारा जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के लिए उनको प्रेरित करना, अपनी कार्यपद्धति क्या है, कार्यपद्धति के विचारधारा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।